नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आपका शो पे क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो जो क्रिप्टो करेंसीज पे बात करता है और जहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो का बाजार कैसे काम कर रहा है, बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, बाकी कॉइन्स में क्या हो रहा है, कहाँ मौके हैं मुनाफा कमाने के। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल सिंह सिरोही जी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं। चलते हैं सीधा राहुल जी के पास में और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बड़ा उतार चढ़ाव क्रिप्टो के बाजार में हुआ है, अब चीजें कहाँ हैं और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ सर, लेकिन आपका बाजार बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है अभी तक। क्या संभल गया है? चीजें ठीक हैं, बेहतर हैं, अपने ट्रैक में? क्योंकि जिस डोमिनेंस की आप शुरू से बात करते आ रहे थे, क्या उन लेवल्स पे आप पहुंच गए हैं? क्या बिटकॉइन को उसका डोमिनेंस मिल गया है या अभी आप और लाल दिखाना चाहेंगे? हाँ, डोमिनेंस मार्कअप जो चाहिए था, लोएस्ट का एक अप ट्रेंड होता है, जो इससे पहले हाईएस्ट का लो ट्रेंड पकड़ के चल रहा था, वो अब लोएस्ट के अप ट्रेंड में 42, 43, 42 के आसपास है। तो वो उसका ग्रैब ऑन है, उसको मेंटेन कर रहा है। एंड इसका एक, जिसे कहते हैं कंसोलिडेट करने के लिए एक स्टेबल कनेक्टिविटी बनाना। तो अभी स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए इसको या तो कुछ टाइम यहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं बिटकॉइन साइडवे चलेगा, या फिर उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है कि 1-2 डिप्स होते हैं जब भी मार्केट करेक्शन मोड लेती है। मैंने सुबह भी चार्ट शेयर किया था अपने ट्विटर पे, और पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। तो उसमें अभी जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट एज पर चार्ट ही चल रहा है। अपना मैं उस पे एलॉइट वेब के साथ में काम कर रहा हूँ, तो पिछले 2 ट्रेंड उसने बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो किए हैं। और रिपीट तीसरा ट्रेंड भी कल नाइट लोगों का बहुत सारा था कि 40 के 45 के वापस निकल जाएगा, बट मेरा कट मैंने परसों भी पोस्ट कर दिया था कि 38 से 39 के बीच में कट ले लेगा ये। और एग्जैक्टली नाइट को 38,800 समथिंग पर इसने कट मार दिया था, जो पूरी की पूरी रेड कैंडल चली गई। और अगेन डाउनवर्ड 35 के आसपास आपका चल रहा है। यहाँ से थोड़ा सा अप डाउन 2000 के आसपास होगा, 35 से 37 फ्लक्चुएशन। उसके बाद में ये सीधे एक डाउन ट्रेंड अगेन लेगा पिछली बार की तरह, और इसका जो 10,000 12,000 का कट है अगेन वो फिर से इसको कंप्लीट करेगा लास्ट टाइम की तरह। और ये 28,000 से 29,000 के आसपास जो लास्ट टाइम इसका रह गया था, ये 33 के 32 के समथिंग से वापस अबव चला गया है। तो वो अभी इसको 28 से 29 लेना है। वो यहाँ से लेके फिर इसका फरवरी के 4 to 5, मतलब आप फर्स्ट वीक अराउंड लगा लीजिए, इसका आप ट्रेंड चालू है। फरवरी कैंडल ग्रीन में मार्कअप आ रही है और वो ग्रीन पे जाएगी। तो जो इसका अप ट्रेंड साइकिल है फरवरी मार्च का, वो लगभग स्टार्ट होगा। हाँ, थोड़ा सा स्टेबल मोड रहेगा। अगर कुछ लोग नए हैं, उनको ऐसा लगे कि अब तो हम बिटकॉइन में सही टाइम पर घुस गए हैं, होल्डिंग की जरूरत नहीं है, और रातों रात 4 टाइम्स 5 टाइम्स मिल जाएगा, तो वो बिटकॉइन ऐसा करता नहीं है। बिटकॉइन की एक बहुत पुरानी एक स्ट्रेटजी है, जब उसे डोमिनेंस कलेक्शन लेना होता है या मार्केट को एक एंट्री देनी होती है, तो थोड़ा सा पुराने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी देता है अगेन री एंट्री की, एवरेज करने की। नए लोगों को एक मौका मिलता है, जो मैं पिछले 3-4 महीने से बोल रहा था कि नए लोगों की एंट्री बिटकॉइन ऑटोमेटिक कलेक्ट करेगा जब भी इसका करेक्शन काउंट होगा जो इसे चाहिए डोमिनेंस कलेक्शन के लिए। तो वो उस ट्रेंड पर बिल्कुल चल रहा है। लेकिन अगले आप ये लगा लीजिए कि जनवरी एंड आपका रेड मार्कअप पे है, फरवरी आपका ग्रीन मार्कअप पर है, और ये आपको फरवरी के अंदर 40 के एंड 50 के बीच में सराउंडिंग्स इसकी दिखेंगी बहुत अच्छे मोड पर। जी,
ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं और डोमिनेंस कलेक्शन कर रहा है, और आप एक चीज और कह रहे हैं कि अभी ये कुछ और नीचे के लेवल वापस से, जब तक आप इसको 52 वीक लो जो इसका था 2800 के आसपास का, ये वापस से उसको अगर जब तक नहीं टच कर लेता या उसके आसपास तक नहीं पहुंचता है, तब तक ये रिवर्सल साइन नहीं देगा। ये एक छोटा बाउंस बैक है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग ज्यादा खुश हो रहे थे कि सपोर्ट लेवल्स पे है और यहाँ से वापस आ रहा है, तो वो उनकी खुशी ज्यादा देर ना तो टिकी और ना अभी भी रहने वाली है। तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो वापस 38,000 के आसपास गया था, वो केवल एक छोटा बाउंस बैक था, वापस से ये नीचे की तरफ फिर से जाएगा। और अभी ये जब तक ये 28 या 29,000 के आसपास के लेवल्स को नहीं टेस्ट कर लेता है, तब तक ये वापस से अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। राहुल जी, देखिए एक लाइन इसमें मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, बिटकॉइन का जो साइकिल्स चलते हैं, जैसे आपके क्वार्टरली साइकिल हैं, डेली साइकिल हैं, वीकली साइकिल्स हैं, उसके बाद 4 ईयर का साइकिल होता है जो हाफिंग टू हाफिंग काउंट करता है। तो नॉर्मल लेवल पे क्या होता है, उसका एक प्रॉपर चार्ट होता है जिसके थ्रू ये पूरा रन करता है, जिसके थ्रू ट्रेडर्स का अपना एक मुनाफा होता है, माइनर्स का मुनाफा होता है, क्योंकि बिटकॉइन का सारा पोटेंशियल माइनिंग के ऊपर है। अगर माइनर्स को ही बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो माइनिंग क्यों करेंगे? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे 2018 का केस जो लोग भी पुराने हैं मालूम है उनको कि जितने भी स्मॉल माइनर्स हैं, जो लोग अपना 2, 4, 10 रिग लगाकर माइनिंग करते हैं, 2018 के डाउन ट्रेंड में, और जो इतना डेप्थ डाउन ट्रेंड चला गया था कि लोगों को माइनिंग की रिवेन्यू नहीं निकल रहा था, तो स्मॉल माइनर्स ने अपने सेटअप बंद कर दिए थे। तो सेम वही चीज है, जब माइनर्स को लॉस होने लगेगा और बहुत ज्यादा टाइम तक लॉस होगा, जिसका कोई फ्यूचर नहीं दिखेगा, तो लोग फिर डाइवर्जेंस की तरफ जाते हैं। अल्ट कॉइन का एक सिस्टम की तरफ ज्यादा जाता है, बिटकॉइन का डोमिनेंस खत्म होता है। जब डोमिनेंस खत्म होगा तो वो डाउन ट्रेंड ही बरकरार रखेगा। तो बिटकॉइन को डोमिनेंस की जरूरत होती है और उसके लिए एक अपना कट ऑफ होता है। एक होता है लोएस्ट हाई और एक होता है हाईएस्ट लो। तो ये दोनों एक बहुत बड़ी मार्क होते हैं कि इससे ऊपर कट मारेगा और इससे नीचे नहीं मारेगा। लोएस्ट हाई का मतलब है कि लास्ट आपका 28,800 जो उसने लास्ट ईयर कट मारा है, तो ये इससे नीचे वो $100-200 एक अलग पार्ट है, लेकिन इससे नीचे कट नहीं मारेगा। और एक हाईएस्ट लो को जिसे कहते हैं, यानी कि इससे प्रीवियस में जाते हैं, तो सबसे हाईएस्ट पे जो ब्रेक इसने किया था 2017 में, जो आपका 19,800 था। तो कुछ लोगों का ट्रेंड में ये है कि अगर ये मार्केट बिलो टू बिलो जाएगी तो 14,000, 15,000, 17,000, 8,000 कुछ भी बिटकॉइन पहुंच जाएगा। तो वो नहीं मारेगा, क्योंकि अगर वहां पर जाएगा 2018 वाला केस अगर आप लोगे, तो अगेन इट इज द वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम्स फॉर माइनर्स। उनके पास रिवेन्यू नहीं निकलेगा तो बिटकॉइन की माइनिंग को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। तो वहां तक पहुंचने के चांसेस मतलब 100% तो दुनिया में कुछ नहीं होता है। ये तो वो वाली कंडीशन दोबारा आ सकती है कि दुनिया में बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आ जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और सारी मार्केट एकदम से गिर जाए, तो वो एक अलग सिनारियो है, वो 1% का केस होता है। लेकिन मार्केट जो रन कर रही है, जिस हिसाब से मार्केट एक मूवमेंट करती है, करेक्शन करती है, हाइप पे जाती है, बुलिश मोड पे जाती है, वो सब एक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस होती है, जिसके पीछे फंडामेंटल्स भी काम करते हैं और टीए भी काम करता है। तो दोनों पैरेलल पे चलते हैं। अकेले टीए पर क्रिप्टो की मार्केट अकेले टीए पर भी नहीं चलती और अकेले एफए पर भी नहीं चलती है। तो यहाँ दोनों का बहुत बड़ा कोरिलेशन है। जी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक और वो सपोर्ट लेवल नीचे दिख रहा है कि वो 28 के आसपास यानी 29 के आसपास वो सपोर्ट लेवल है, 28,800 का जो पिछला लेवल था, और वो सपोर्ट के ऊपर जब तक है तब तक बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं। और जब तक कोई बहुत एक्सट्रीम ऐसी कोई चीज से कोई ट्रिगर नहीं आ जाता है, कोई बाजार के अंदर में या ओवरऑल चीजों के अंदर में इंटरनेशनली कुछ ऐसा नहीं होता, और जो कि एक अलग वो एंगल है कि उसको फिर कोई भी नहीं पहले से बता सकता, या कम से कम टेक्निकली चार्ट्स पे तो नहीं बताया जा सकता। जो हम जिस तरीके की टेंशन देख रहे हैं रशिया, यूएस, यूक्रेन को देखकर लेकर के, बहुत सारी और खबरें आ रही हैं अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट से, चाइना के अंदर में अलग चीजें हो रही हैं क्रिप्टो को लेकर के, ब्राजील में कुछ हो रहा है, वो सारी चीजों को देखते हुए एक अलग चीज है। अन्यथा अगर हम एक सिंपल
टर्म्स में और जितना चार्ट और टेक्निकल्स को देखते हुए बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक लेवल है। बस राहुल जी, बस यहाँ पे एक चीज इस डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड कराना चाहूंगा। अगर चाहे मैं नया निवेशक हूं, चाहे मैं पहले से लेकर के रखा है और अब मुझे एवरेजिंग करनी है, क्या करंट लेवल्स पे करूं या वेट करूं? देखिए, ये सर आपका पहली चीज तो ये देख रहा है कि आपका परचेज पॉइंट क्या है। सपोज करिए आपने परचेजिंग 50 अबव किया है, 50 अबव, 55, 60, बहुत सारे लोग हैं जो एक लॉन्ग टर्मिनोलॉजी पर होल्ड करते हैं या एक लॉन्ग ट्रेड खेलते हैं। जैसे कुछ लोग शॉर्ट ट्रेड खेलते हैं डेली, वीकली, मंथली के हिसाब से। कुछ लोग लॉन्ग ट्रेड पर जाते हैं कि मैं 6 महीने होल्ड करूंगा, 1 साल होल्ड करूंगा। तो उनके लिए बेस्ट सजेशन है कि वो आपका जो दायरा 6 महीने का था उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अगर आपने 1 साल सोचा है तो कोई पैनिक की जरूरत ही नहीं है, आप उस ट्रेंड पे वापस आराम से होगे। जो लोगों ने अभी 3 महीने पहले 69, 65 के, 69 के आसपास एंट्री की है, क्योंकि बिटकॉइन में जब भी कोई एंटर हाई पे करता है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट लो आती है, लो आएगी, उसके बाद फिर हाई जाएगी और पुराना ब्रेक करेगा। तो उसका एक टाइम साइकिल होता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन पे एंट्री, अगर आप लॉन्ग ट्रेड में जा रहे हो या होल्डिंग पर जा रहे हो, तो कम से कम आप अपने माइंड सेट करके चलिए कि मिनिमम 2 इयर्स आपको रखना ही रखना है। इससे नीचे पर अगर आप ये सोचते हो तो फिर बेटर है वो तो कि मैं समझ गया, टाइम फ्रेम तो बढ़ाना होगा, वो तो जो ट्रैप हो गया तो उसको एग्जिट नहीं करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है और टाइम फ्रेम बढ़ा लेना है। वो जो मान के चल रहा था 2 से 3 महीने में कुछ मुनाफा आएगा, अब वो शायद 6 से 8 महीने या 1 साल से 2 साल चीज है, तो टाइम फ्रेम बढ़ा लीजिए, वो एक चीज है। मैं एवरेजिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने उस टॉप के आसपास 69 से लेकर के 50 के रेंज में मान लीजिए कि अगर मैंने वहां पे खरीदारी करी थी, तो क्या मैं आज एवरेजिंग करूं या अभी इसके नीचे के लेवल्स का वेट करूं? नहीं, देख, इसमें दोनों चीज है कि अगर आप इसको रेगुलर एवरेज करते हो तो फिर आपका जितना कट आ रहा है करते चलो। एक होता है कि मुझे 1 स्लॉट में एवरेज करना है कि मेरे पास में सपोज मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं इसको मार्केट में एवरेज लेके आऊं, तो जिस टाइम पर अभी लास्ट गया था 3 के, उस टाइम पर कुछ आपको करना था। अगर आप तब चूक गए, नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए कि और आएगा नीचे या नहीं आएगा और फिर ऊपर निकल गया, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी मार्केट डिप लेगा और आपको 30 के अराउंड 28, 30 के आसपास में दिखेगा, तो आप वहां पर इसको अपना एवरेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि कुछ लोग का एक सर्टेन रिस्क होता है कि मैं एक झटके में एवरेज ना कर पाऊं, तो आपका एक ये कट ऑफ है। आप इस टाइम पर एक एवरेज करिए, उसके बाद में जब नेक्स्ट डिप आएगा फिर एक एवरेज करिए। तो आपका मल्टीपल एवरेजेस में भी जो लोग इकट्ठा नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ कि अगर मैं 1 लाख रुपए तब डाले हुए थे और अब एवरेजिंग करना है तो 25,000 रुपए की एवरेजिंग आज कर लूं, 25,000 की बाइंग आज कर लूं, और डिप आती है तो फिर एक और 25,000 रुपए डाल दूं, फिर और डिप आती है तो एक और 25,000 रुपए डाल दूं, क्योंकि रिवर्सल कहाँ से आएगा एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। हम ये मान के चल रहे हैं कि 28-29 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है और मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हो सकता है मैं सोता रह जाऊं और सुबह जब उठूं तो वो लेवल्स आ करके और वापस से रिकवर कर गया हो, जैसे पिछले 2-3 दिन के अंदर में हुआ है। 3-4 हजार पॉइंट ऊपर नीचे तो कभी भी हो जाता है। तो वो एग्जैक्ट लेवल मिलेगा किसी को और बिल्कुल बॉटम फिशिंग जैसी कोई चीज हो पाएगी, वो मायने नहीं रखता। प्लस 25,000 रुपए में कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है कि मैं 29,000 रुपए खरीदा है या 31,000 रुपए खरीदा है, वो बहुत बहुत बड़ा फर्क उससे पड़ेगा नहीं। तो मैं ये मान के चलूं कि आज से मैं 25,000 रुपए की कम से कम और ऐड करता चलूं, एवरेजिंग करता चलूं यहाँ से। हाँ, उसमें एक पॉइंट जिन लोगों का ये रहता है कि मैं रात में सो गया या अचानक मार दिया, तो आप उसको एक वैसे मैं ऑर्डर कॉल लगा पुट करके टाइप छोड़ की दें। कॉल्स कॉल्स देता नहीं हूँ, ये आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए एक बता दे रहा हूँ कि अभी जैसे 35 है और आपको 25-25 हजार के 4 कट लेने हैं, तो आप एक अपना कट प्रेजेंट रेट पर ले लीजिए 35-34 की रेंज पर। एक 25,000 का कट आप 33 पर मार दीजिए, एक 30 के आसपास में मार दीजिए और एक 29 के आसपास में मार दीजिए। ये 4 कट में होगा क्या कि आप कभी भी सो रहे होंगे, कहीं भी होंगे, आपके ऑटोमेटिक वो एवरेजिंग निकालता चला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि
भाई मार्केट एनालिसिस के आधार पर और भी कई लोगों के एनालिसिस पर, या मेरे को जो लोग फॉलो करते हैं कि इसके आसपास पहुंचेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-4 दिन में आपको यहाँ मिलेगा और उस टाइम पर आप एक साथ लगा लीजिएगा कट। तो दोनों पैटर्न है आपके पास, लेकिन मार्केट डाउन आनी है और ये पहले भी प्रीवियस था मेरा कि ये 28-29 के मतलब 28 to 30 के बीच में कट मारेगी, बट नहीं मारा, 33 कट से रिवर्सल हो गई, तो ये दोबारा यहाँ पर आई है और ये वहां से लेकर ही जाएगी। जी ठीक है, मैं ये समझ गया। और मुझे लगता है कि यही स्ट्रेटेजी अगर कोई नया इन्वेस्टर भी है जो नया पैसा लेकर के आ रहा है, उसके लिए भी शायद यही स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी कि इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपए में आज पूरा नया डालूं बिटकॉइन के अंदर में, मैं अपने पैसे को सेम वही जो अभी आपने जो लेवल्स बताए हैं उसको 25-25 के 4 लेवल 4 हिस्सों में डिवाइड करके कर लूं, तो मेरी नई बाइंग भी बहुत अच्छी लेवल पे रहेगी। तो वैसे भी अच्छी लेवल है कि मैं 35,000 के आसपास एंटर कर रहा हूँ, तो दूसरे 50, 60, 70 के आसपास एंटर करके बैठे हुए हैं, तो मैं वैसे भी अच्छे लेवल्स पे कर रहा हूँ। लेकिन और उसके अंदर मैं माइन्यूट लेवल पे, अगर माइनर लेवल पे कहें, तो जिससे कि मेरे को हमेशा मेरा हरे में दिखता रहेगा बिटकॉइन या मेरा जो पोर्टफोलियो है, उसके लिए अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करके करूं तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत देखिए, एक बड़ा व्यक्ति होता है, वो बहुत सोच समझ के पैसा डालता है। मैं बिटकॉइन में सबसे बिगेस्ट पर्सन का नाम आपको बता रहा हूँ, सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए माइकल सेलर। माइक्रो स्ट्रेटजी उनकी कंपनी है जहां पर उन्होंने मल्टीपल क्रिप्टो एसेट्स को इंक्लूड किया है। मैं केवल बिटकॉइन की अगर बात करूं, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम पर एंट्री ली थी, जो एक स्मॉल कैप पे डाला था, उसको हम छोड़ देते हैं, वो समथिंग 31,000 थी लास्ट ईयर जब इंक्रीजिंग में था। बट उनकी हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो उनकी हाईएस्ट परचेज और एक बहुत अच्छी अमाउंट उन्होंने जो एंटर किया था वो तकरीबन 50+ पे था। उसके बाद में उन्होंने हर टाइम एंटर किया है, 40 पर भी किया, 45 पर भी किया है, 35 पे भी किया है। तो आज की डेट में जो लास्ट परचेज थी, उनका जो एवरेज हो गया है बिटकॉइन का, जो टोटल कैलकुलेशन, वो समथिंग 30,200-400 के आसपास है, जो उनकी लास्ट अपनी एक इनवॉइस आई थी उसमें उन्होंने पूरा शेयर किया था। तो आप ये समझिए, एक व्यक्ति 55,000 पर एंट्री लेके 40,000 पर एंट्री लेकर भी अपने फंड्स को एवरेज करके 30,000 पर ले आया है। तो एवरेजिंग आप अपने हर टाइम पर कर सकते हो, बस माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आप गेम कितना लंबा प्ले कर रहे हो। एवरेजिंग उसको बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो तो फिर आपको कॉल पुट साइकिल्स लेने चाहिए कि बिल्कुल जब डाउन ट्रेंड आया, आपने हाई पे परचेज किया है, उसका डबल या ट्रिपल आप बिल्कुल लोअर ट्रेंड पे कर दो, आपकी एवरेजिंग एक झटके में बहुत तेजी से हो जाएगी। तो अगर आपके पास चूक गए हैं या वो वाली चीजें, नहीं तो एक SIP वाला मॉडल है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो करते हैं कि 50,000 से एंट्री करी थी, लेकिन हर गिरावट में खरीदते गए। आज की तारीख में उनकी एवरेजिंग 30,000 की है। तो आज इस गिरे हुए बाजार में भी वो मुनाफे में बैठे हैं, उनका ग्रीन में दिख रहा होगा उनको, क्योंकि वो 35,000-36,000 का उनको आज का करंट भाव दिख रहा होगा, जो कि उनकी एंट्री या उनका बाइंग प्राइस 30,000 का है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने 30,000 में खरीदा था, ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने एवरेजिंग करी है, 50 से हर गिरावट में वो खरीदते गए। तो ये SIP है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो शायद यहाँ पे वीकली बेसिस पे ये SIP होनी चाहिए कि हर हफ्ते आप इस गिरावट के अंदर में ऐड करते जाएं, खरीदते जाएं। और वही जो अभी हम बात कर रहे थे, जिन लेवल्स की और जिन 4 हिस्सों में डिवाइड करके खरीदारी की, वो शायद इसी तरीके से हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर में ये चारों लेवल्स हो सकते हैं, या अगले 15 दिन के अंदर में हो सकते हैं, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। लेकिन ये लेवल्स के अंदर में आप अगर ऐड करते जाएंगे तो आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी होगी, और उसके बाद फिर जैसे ही वापस से बुल साइकिल ऊपर की तरफ वापस चलना शुरू होगा बिटकॉइन, तो आपका मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। एक सवाल इसी में ऐड करता हूँ राहुल सर जी, मैं आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं सिर्फ बिटकॉइन में पैसे डालूं या फिर इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूं? ओके, पहले तो मैं एक एवरेजिंग वाला पॉइंट को थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ। पहले भी मैंने काफी टाइम बताया है, शिवानी जी के शो पे भी बताया है। नॉर्मली जिस टाइम पे आप एवरेजिंग करते हो, तो कुछ लोग का होता है, ज्यादातर लोग जो एम्प्लॉयज हैं, जॉब करते हैं, या उनके पास में एक फंडामेंटल्स है कि हर महीने इतना सिलेक्शन होता है कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आजकल मैक्सिमम वैलेट एक्सचेंज भी ऑप्शन देते हैं, आप अपनी SIP को बाई डेट लगा सकते हो, बाई टाइम लगा सकते हो। तो बाई डेट और बाई टाइम आपको एग्जैक्ट, मैं क्रिप्टो में जो उसका सीन चलता है ट्रेड का, वो आपको सेट कर लीजिए। आपको हमेशा जो ट्रेड लगानी है
वो आप अपना एक महीने का एक सिनारियो है कि सपोज करिए आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, तो 10,000 को 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 2,500 रुपए एवरी संडे नाइट को आपको लगाना है। जो कैलकुलेशन चार्ट चलता है वो यूटीसी टाइम पर चलता है, यानी कि इंडिया के सुबह 5:30 बजे। तो आप अपनी जो कैंडल चेंज होती है, तो आप अपनी परचेज को संडे नाइट रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कहीं भी परचेज पे लगा सकते हैं। वो उसकी लास्ट कैंडल होती है। उसके बाद मंडे जब आता है तो कैंडल रिवर्स हो जाती है, जो नॉर्मल वीकली ट्रेड्स होती है। तो आपका ऑर्डर हमेशा किसी भी कॉइन पे 95%, 5% कोई फ्लक्चुएशन चल रहा हो एक अलग पार्ट है, बट वो एवरेजिंग में अपने आप आ जाएगा। तो आपका 95% जितनी भी परचेज लगेंगी वो हर हफ्ते की शॉर्ट बिड लोएस्ट रेंज पे लगेंगी और आपको हमेशा बेनिफिट में परचेज आएगा। तो ये आपका एवरेजिंग करने का सबसे बेस्ट क्रिप्टो का टाइम है संडे नाइट को। आप अपना कट ऑफ लगा के छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक सिप होता रहेगा। जो ये एक्सपर्ट्स का फायदा होता है कि ये ऐसी वाली चीजें बताते हैं कि संडे की रात को अगर आपने लगाया है तो बहुत हद तक 95% कह रहे हैं राहुल जी की चांसेस ये हैं कि अगले दिन जब आप मंडे के जब वापस से अगली कैंडल शुरू होगी, जो वीकली कैंडल, और उसके बाद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो बाइंग है वो एग्जिस्टिंग इस करंट वीक से लोअर लेवल की होगी और आप कहीं ना कहीं उसको हरे निशान में ही देखेंगे। तो वो उस स्ट्रेटेजी को बताते हुए है राहुल जी। ठीक कह रहा हूँ सर, ये क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेकंड जो आपका था एंट्री इन बिटकॉइन, एग्जैक्टली क्या है सर, देखिए हर एक साइकिल के अंदर और हर एक ईयर बाय ईयर जैसे जैसे क्रिप्टो की एग्जिस्टेंस मार्केट में बढ़ रही है, उसकी पार्ट ऑफ लीगलिटीज, पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, उसकी ब्लॉकचेन का ऊपर वर्किंग होना, अंटिल एजुकेशन लेवल तक ब्लॉकचेन जा रही है। काफी यूनिवर्सिटीज ने इसको अप्लाई कर दिया है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आ गए। तो पहले और अब में जो एक वोलेटिलिटी का डिफरेंस था वो बहुत मेजर रूप में मतलब अलग तौर पर हो गया है। पहले बिटकॉइन 70%, 80% के डोमिनेंस पे चलता था, अब एवरेज 40-50% के एवरेज पर चल रहा है। तो उसका सबसे बड़ा लॉजिक है कि जितने भी लोग पहले केवल और केवल बिटकॉइन में ट्रेड करते थे, वो धीरे धीरे आफ्टर इथेरियम आने के बाद में और उसके बाद और अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स आने के बाद में पीओएस टेक्नोलॉजी पर डाइवर्सिफाई होते गए हैं। पिछले 2 साल के अंदर जब से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मार्केट में बहुत तेजी से बूम किया है, उसके बाद लोगों को मल्टी एप्लीकेशन समझ में आई है कि आप सारी एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज ले सकते हैं, जिसको डेप्स कहते हैं। उसके बाद में आप डाओ पर काम कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज वर्क पूरा हो सकता है। आप उसके बाद में आपके सामने मेटावर्स आया है, यानी दुनिया में जो चीज सोशल सेंट्रलाइजिंग पे चलती थी वो आपकी डिसेंट्रलाइजिंग पर आ सकती है। वेब 3 जो आपका वेब 2 पहले चल रहा था, वो सारा का सारा वैलेट कनेक्टिविटी पे डायरेक्ट आ गया है बिना किसी डाटा कलेक्शन के, यानी आपका यूजर नेम, पासवर्ड, एनीथिंग, कहीं कुछ सेव नहीं होता, सब कुछ वैलेट कनेक्ट होता है। तो ये जो दुनिया आगे की तरफ जा रही है, तो आपके जितने भी दायरे हैं वो आपके लिए ओपन हो रहे हैं, मार्केट में एग्जिस्टेंस ओपन हो रही है। अब उसमें अलग अलग लेयर्स पे काम होते हैं, लेयर 1 के प्रोजेक्ट हैं, लेयर 2 के प्रोजेक्ट हैं, यानी किस लेवल की सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो मार्केट में अगर अपना पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई करते हैं, तो मैं किसी को प्रेजेंटली ये भी नहीं कहूंगा कि बिटकॉइन प्रेमी जो लोग हैं जो 100% बिटकॉइन में कि भाई अपना बिटकॉइन छोड़ दो और यहाँ पर आ जाओ, और कोई पर्टिकुलर कोई सिलेक्टेड कॉइन है उनकी बात अगर छोड़ देते हैं, तो नॉर्मल आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को, एक मेरा एवरेज रेशियो होता है 40-30-10-10, इस रेशियो पर आप डिवाइड कर सकते हैं। 40% आप बिटकॉइन में होल्ड करिए, वो आपको लॉन्ग टर्म जिसे कहा जाता है, अपने बच्चों की शादी के लिए एफडी आप कराते हैं, तो वो एक तरीके का वो है, आप उसको 5-10 साल छोड़ दीजिए, वो आप अपनी एवरेजिंग करते रहिए, एसआईपी करते रहिए, डालते रहिए, और वो आपके बच्चों की जब शादी, पढ़ाई की, हायर एजुकेशन की जरूरत होगी, आपको कहीं से कुछ लोन लेने की जरूरत नहीं है, अंटिल बिटकॉइन ही लोन दे देगा आपको। अगर वो कंडीशन भी होगी तो आपको बेचना भी नहीं पड़ेगा। सेकंड, आपका जो पोर्टफोलियो है वो 30% हाई, जैसे कैप्स होती हैं, मिड कैप, हाई कैप, लोअर कैप, तो
तो वो जो सेकंड सेक्शन है वो आप हाई कैप्स जितने भी कॉइन्स हैं, अल्ट कॉइन्स, जिसमें आपका इथेरियम है, सोलाना है, आईसीपी है, कार्डानो है, मैटिक है, लूना है, ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म में जो मल्टी एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स अलग अलग ब्लॉकचेन्स के लिए दे रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर आप लगाइए। उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलता रहेगा, जिसको आप मंथली बेस पर, क्वार्टरली बेस पर, कहीं भी जो मार्केट में एक अच्छा रन आपको मिल जाए तो आप उसको डाइवर्सिफाई करके अपना बेनिफिट भी कट कर सकते हैं, अपने किसी भी यूज में ले सकते हैं। तीसरा जो 10% सेक्शन है वो आपका लो एंड कैप का है। लो एंड कैप के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो आपको अभी 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट, 5 सेंट और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका स्टार लिंक है, स्टार एल है, ये सब मेटावर्स वेब3 के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पिछले 6 महीने के अंदर मार्केट में आए हैं, 1 साल में मार्केट के अंदर आए हैं। उनके अंदर आप एंटर करिए। जैसे डिसेंट्रलैंड है, माना बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे ही मेटावर्स अनाउंस हुआ सबसे तेजी से शूट मार गया, लोगों को 10 टाइम्स 20 टाइम्स एक झटके में देके गया है, जो पुराने टाइम होल्डर्स रहे हैं। तो उसके अंदर आप एंटर करिए। तो ये लो कैप के आते हैं जिनकी अभी अंडर वैल्यूड है और अगले 6 महीने से 1 साल बाद ये आपको टॉप लेवल पे दिखाई देंगे हाई कैप के अंदर। तो ये एक आपको अच्छा रेवेन्यू देंगे, क्योंकि आपको अगर 1 लाख का ब्रेकअप लेते हैं तो 40,000 आपने बिटकॉइन में लगाए, 30,000 रुपए आपने टॉप लेवल हाई एंड के मार्केट कैप है उन पर लगाए, 10,000 रुपए आपने अगर लोअर एंड पर लगाते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है कि वो आपको 1,000 रुपए में भी मल्टी क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइन्स आप ले सकते हो। बाकी नीचे आता है 10%। तो वो 10% का पोर्टफोलियो एक उनके लिए है जिसमें से कुछ आपके आज की डेट में मार्केट मेम कॉइन्स ने क्रिएट कर लिए है। क्योंकि होता क्या है कि हम आपको मना करें कि सर मत करो तो आप मानोगे नहीं, तो उसके लिए एक हमने जस्टिफिकेशन दिया है कि बिल्कुल है कि ठीक आपको करना है तो रिस्क उतने परसेंट का लो जिसमें आपको झेलने की क्षमता हो। यानी 5 से 10% एक ऐसा रिस्क होता है कि बाकी अगर अल्ट कॉइन्स एंड आपका टॉप कॉइन अच्छे 90% पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग पड़ा है, तो आपका 10% अगर जीरो भी हो जाएगा तो वो 90% का पोर्टफोलियो आपको बड़े आराम से रिकवर कर देगा। और अगर आपको उस 10% ने भी हीरो बना दिया, लाइक शिबा इनू ने, एलॉन गेट ने, और आपका और भी मल्टीपल है, आई डोंट नो सच मैनी नेम्स, बट ये वो कॉइन्स है कि इनके अंदर आप डाल के 10-5 हजार रुपए डाल के और अगले 4-6 महीने छोड़ देते हैं तो आपको कब बूस्ट, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी, इनको कम्युनिटी पंप करती है, कोई भी पंप कर सकता है। और जब तो ये अच्छा होता है आपने पोर्टफोलियो बनवा दिया और इस पे हम और एक बार फिर से डिटेल में कर लेंगे एक बार चर्चा। ये आपने अच्छे से बता दिया कि जो बहुत मेन कॉइन्स हैं उनको बहुत मिनिमल रखा जाए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं जहां से आपकी सेफ्टी नेट आता है, बिटकॉइन जैसे कॉइन्स, वो आपका मेजर पोर्शन वहां पे होना चाहिए, जिससे कि आप सुरक्षित भी रहे और निवेश भी रहे और बढ़ता भी रहे। सर जल्दी जल्दी से कुछ एक सवाल ले लेते हैं, और मयूर पटेल जी का सवाल है, पूछ रहे हैं केक कॉइन कैसा है और इन्होंने स्टेकिंग के लिए लगा देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें? ये ऑप्शन मैंने पहले भी बताया है कई लोगों को, और मेरे YouTube चैनल पर भी इसका एक वीडियो पड़ा है। पैनकेक स्वैप का है केक कॉइन, और जितना भी आज की डेट में मार्केट पे जिसे कहना चाहिए ट्रांजेक्शंस होते हैं, चाहे वो अंटिल जो अभी मैं बात कर रहा था मेम कॉइन्स बनते हैं वो बिनांस चेन पर बन रहे हैं, और सारे के सारे अवेलेबिलिटी पैनकेक स्वैप के थ्रू होते हैं। वहीं से आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू यूटिलिटी होती है, वहीं से परचेज होते हैं। तो केक की जैसे BNB की आपकी हमेशा फॉर्मेशन रहनी है, हमेशा एक मार्केट रहनी है, वैसे ही पैनकेक की हमेशा यूजेबिलिटी रहनी है, मार्केट रहनी है। तो आप इसके अंदर एक थोड़ी सी लॉन्ग होल्डिंग बना के चलिए, बहुत अच्छे रेट पर है और इस जगह पर आप परचेज करिए। पैनकेक स्वैप के अंदर एक ऑप्शन होता है पूल फार्मिंग के अंदर, वहां पर आप जाएंगे और इसको सीधे स्टेक पर लगाइए। स्टेक पर लगाने पे वहां 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है मैनुअल जिसमें आप इंटरेस्ट कलेक्ट करते रहिए, दूसरा होता है कंपाउंड, ऑटो पर डाल दीजिए। तो आपने 10 केक खरीदे और ऑटो पर डाल दिए तो आपको 4 महीने बाद दिखेगा कि आपके क्या होता है, वो 12 केक हो गए। यानी कि ऑटोमेटिक जो रेट बढ़ेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको उसकी क्वांटिटी भी, जो माइनर्स जैसे माइनिंग का ऑप्शन होता है वैसे यहाँ फार्मिंग में होता है। और केक बहुत अच्छा बेनिफिट देता है
मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस काउंट करूं तो आप ये मान के चलिए लास्ट ईयर फरवरी के आसपास मैंने इसको लिया था, समथिंग $2.5 के आसपास में, और मैंने उठा के सीधे सीधे केक पे ऑटो पे डाल दिए थे। अभी 1 साल पूरा हो जाएगा, जनवरी खत्म हो, 3 या 4 फरवरी का है, और मेरे केक की अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जो ग्रोथ अप डाउन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी वैल्यू प्लस है, डबल ही वैल्यू है आज की डेट में, और क्वांटिटी भी डबल हो गई है, तो मेरा मुनाफा एक तरीके से 4 गुना हो गया है लोएस्ट रेट पर भी। तो जो आपका स्टेकिंग होता है वो आपको बेनिफिट देता है। जी ठीक है, तो ये अच्छा काम है मेरू जी, आपने ठीक किया है और बने रहिए उसके अंदर में, अच्छा मुनाफा देगा। ये मुझे डिविडेंड जैसा दिख रहा है कि आपने लेकर के रखा है और वो ऐड करता जा रहा है कि एक आपके अंदर में वो वाला, तो उस तरीके से आपने अगर ऑटो पे लगाया हुआ है तो वो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, तो जो भाव बढ़ रहा है वो अलग है और साथ में जो क्वांटिटी बढ़ रही है वो अलग है। वही जो माइनिंग में भी होता है कि जब आप माइन कर रहे होते हैं तो वो कॉइन भी बढ़ रहा है, जो भी आप बिटकॉइन माइन कर रहे हैं तो बिटकॉइन भी मिल रहा है, और बिटकॉइन का जो भाव जो मार्केट में चल रहा है अगर वो भी बढ़ता चल रहा है तो दोनों चीजों का आपको डबल बेनिफिट जिस तरीके से मिलता है, ये करीब करीब उसी तरीके की चीज है। ठीक कह रहा हूँ राहुल जी? यस यस, बिल्कुल 100%। जो माइनिंग लोग लगाते हैं केवल इसलिए कि मुझे बिटकॉइन फ्री में मिलेगा, तो पीओएस के अंदर एक ऑप्शन होता है जहां आपको मशीन भी नहीं लगानी, कुछ नहीं लगानी, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप सीधे सीधे फार्मिंग पे जाइए, जैसे वहां माइनिंग होती है या फार्मिंग होती है, आप पूल फार्मिंग पे जाइए और सीधे उसको या तो मल्टी स्टेक्स पे लगा दीजिए, जिसे मल्टी पूल्स होते हैं कि आपने केक को स्टेक पे लगाया और आपको ट्रॉन फ्री में मिल रहा है, आपने केक को स्टेक लगाया बिटटोरेंट फ्री में, जो भी वहां पर ऑप्शंस होंगे। या सेकंड ऑप्शन है आप सीधे सीधे केक को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको ऑटो पे लगा दीजिए, बार बार मैनुअल की जरूरत नहीं है, क्लेम रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, सीधे आप उसको कन्वर्ट करते रहिए, ऑटोमेटिक उसका इंटरेस्ट बनता रहेगा और कंपाउंड होता रहेगा। बढ़िया, केक फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप रह सकते हैं। और बल्कि अभी जो लेवल्स हैं मेरे ख्याल से वो भी अच्छे हैं, तो इसलिए अगर इस समय भी अगर शुरू किया जाए तो उनको भी एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि जब इसका भाव बढ़ना शुरू होगा वापस से, जब ये बुलिश उसमें जाएगा तो उसका भी एडवांटेज आता हुआ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अभी आपके ऑलमोस्ट लोअर लेवल पर के आसपास चल रहा है, 7 पॉइंट है, ये मान के चलिए मार्केट थोड़ा सा अभी डाउन आएगी तो आपको 6.5 के आसपास भी मिल सकता है। या अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो 6, 6.5, 7 में फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप एवरेजिंग कर लीजिए, कुछ अब ले लीजिए, कुछ बाद में, और उसको स्टेक पे लगा लीजिए, तो आपका जो केक का एवरेज प्राइस चलता है ज्यादातर वो आपका 12-15, 10, 12-15, 11-12-15 अभी तक प्रीवियस टाइम के अंदर, तो आपको ऑलरेडी डबल पर वैसे ही आ जाओगे, तो आप बेनिफिट पर हो, अभी से आप स्टेक कर सकते हो। इसका पीछे का अगर देखते हैं तो 44 तक गया था, 7 पे है। यस यस, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से 5 गुना 6 गुना का भी वो वाला भी इसका स्कोप बाकी है। सर वरुण जी का एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि मार्च में टेपरिंग आनी है तो उससे क्या हो सकता है, कोई बिटकॉइन पे असर होगा? सॉरी सवाल नहीं समझा, रिपीट करेंगे? बिटकॉइन में कोई टेपरिंग कह रहे हैं, टेपरिंग तो मतलब मार्केट का जो डाउन साइड हुआ उसी को कहेंगे ना सर? मेरे ख्याल से ये उसी पे बात कर रहे होंगे कि बिटकॉइन का। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं वरुण जी, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि हमने बिटकॉइन का पूरा जो टैपरिंग वगैरह तो मेरे को नहीं समझ में आया। एक्चुअली टैप रूट का एक ऑप्शन जरूर था कि मार्च अप्रैल में इनका अपना टैप रूट जो इनिशिएट चालू हुआ था नवंबर 2021 में एक्टिवेट हुआ है, जो बिटकॉइन डेफी के ऊपर वर्कआउट करने के लिए है। तो वो एक अलग ऑप्शन है, वो जब मार्केट में अचानक कोई चीज नहीं आती है, बिटकॉइन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर जो लोग पुराने हैं उनको अगर ध्यान होगा, सेगविट पहले किया गया था इसके ऊपर सेम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके प्रोसेस में भी तकरीबन 3 साल लगे थे और सेगविट लास्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो अगर आप इस कंडीशन पे हैं कि उसका डेफी जब आएगा, तो वो जब आएगा तब उसके ऊपर क्या वर्क होगा, वो एक लंबी स्टोरी है, आने के बाद में पता चलेगी। बाकी उसका मार्केट पे इम्पैक्ट इतना ज्यादा मेजर रूप पर तभी पड़ेगा जब पूरी एप्लीकेशंस उसके ऊपर आ जाएंगी, तो उससे अभी कोई छोटे से जल्दी राहुल सर समय थोड़ा सा सीमित है, जल्दी 2 सवाल और ले लेते हैं। एक वरुण जी का सवाल ये पूछ रहे हैं कि माइनिंग में अभी कितना मुनाफा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, और आगे माइनिंग का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, माइनिंग अगर आप शॉर्ट माइनिंग, जैसे अभी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो शॉर्ट माइनर्स होते हैं, शॉर्ट माइनर्स मींस कि आपने 1 रिग लगाया, 2 रिग लगाए, या छोटी माइनिंग आप घर पे करना चाहते हैं,
तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म पर मुनाफा दिखेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं दिखेगा। तो उससे बेटर ऑप्शन होता है आज की डेट में आप फार्मिंग पर जाएं, क्योंकि माइनिंग के लिए उनके लिए ऑप्शंस बेटर हैं जो कम से कम 12 से 15 या 20 प्लस रिग्स लगाते हैं, और उसके लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर एक आप अच्छी मशीन अच्छी रिग के साथ तैयार करते हैं तो नियर अबाउट मिनिमम भी 5 to 6 लाख के अराउंड बैठती है, और अगर आप 20 मशीन लगाएंगे तो इतनी बड़ी अमाउंट आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। उससे बेटर है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके, जो अभी मैंने 40-30-10-10 रेशियो बताया, आप उसको होल्ड कर लीजिए। जितना माइनिंग से मुनाफा कमाएंगे उससे ज्यादा मुनाफा आप उससे कमा जाएंगे। निश्चित रूप से। और अभी इधर पीछे आगे चल करके वो भी होने वाला है, जो हैश रेट और कुछ कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो उसके बाद वो और कम हो जाएगा। तो अगर अभी 10% के करीब वो मुनाफा निकलता है, जैसा कहा जाता है रिटेल में या छोटे, तो वो 5% के आसपास ही रह जाएगा मुश्किल से पर मंथ, और वो बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होगा उसके कंपैरेटिवली। अगर आप ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो शायद उससे ज्यादा पैसे आप बाजार से निकाल लेंगे। ठीक है, और चलते चलते सर आखिरी सवाल महेश जी का है। महेश जी बिल्कुल सर, माइनर स्केल। हाँ जी जी, बता दीजिए, आप कंप्लीट करिए अपने जवाब कर लीजिए। माइनर सर देखिए, माइनिंग के लिए जो एक ऑप्शन 2017-18 से पहले हुए करते थे, आज की डेट में उससे 5 टाइम्स अपर डिफिकल्टीज हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर हर कोई घर में बैठ के जो पहले प्रीवियस लोगों ने की और कुछ बना लिया, वो नहीं किया जा सकता है। करने के लिए ऐसा नहीं है कि माइनिंग नहीं होगी और नहीं बनेगा, लेकिन जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसको बाद में निकालने के लिए आपको मजबूरी में उसको बंद करके डब्बे को रख दो, क्योंकि वो यूजलेस हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं प्रीवियस लेवल पे यही सलाह दे देता हूँ कि जब तक आप बिग माइनिंग सेटअप नहीं लगाते हैं, उससे पहले आपका मुनाफा नहीं होना है, क्योंकि आपका डिफिकल्टी रेट डे बाय डे, हैश रेट जो इंक्रीज हो रहा है, वो आपको दिक्कतें पैदा करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है आप पूल फार्मिंग स्टेकिंग पर जाइए, आपको मुनाफा देगा। कुल मिला के आप मुनाफा कमाने आए हो, तो मुनाफा कमाने के लिए आपको जरिया वो बताया जाए जो आपके लिए इजी हो, रिस्क फ्री हो, और मार्केट में आप सस्टेन रह सको। ऐसा ना हो कि आप 6 महीने बाद बोलो ये तो सिस्टम ही बेकार है। ठीक है, और राहुल जी बस आखिरी सवाल, हाइड्रिस 7 का क्या अपडेट है? क्या कब से फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा और लिस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगी? सर अभी उसका जिसे कहना चाहिए बैकएंड से वर्क चल रहा है, और अभी 31 जनवरी को अपना कंपनी का वेबिनार आने वाला है, तो कुछ नए अपडेट्स आएंगे, और जैसे ही नए अपडेट्स आएंगे तो काफी कुछ इंप्लीमेंट आप लोगों को मार्केट में दिखेगा। फ्यूचर ब्लॉकचेन है, बहुत सारी चीजें न्यू इंप्लीमेंट्स करने वाले हैं, और एक नई टेक्नोलॉजी जब भी मार्केट में आती है तो शुरुआत में लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती है और टाइम भी अपना लेती है। जैसे अभी आज की डेट में आईसीपी है, अभी भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया है। हाइड्रस 7 के कंपैरेटिवली अगर मैं किसी को, जैसे मैं पहले टक्कर देता था सोलाना को, जो 2021 में मैंने बहुत प्रमोट किया है सोलाना को, प्रेजेंट टाइम पर आईसीपी ने सितंबर के बाद अपने आप को प्रूवन किया और कई चीजें उसने ब्रेक मार दी हैं। तो प्रेजेंट टाइम सबसे अबव और सुपर फास्ट और सबसे हाई स्केलेबल जो ब्लॉकचेन है वो आईसीपी है, और कल की डेट में इस जो कंपैरेटिवली इसके आएगी या इससे अबव आएगी वो हाइड्रस 7 है। तो बिग प्रोजेक्ट्स ऑलवेज टेकन टाइम, रातों रात तो नहीं होता है। वो रातों रात उनको तब दिखेगा कि अचानक ये $5 का कॉइन कौन सा आ गया टॉप 10 में, टॉप 20 में, ये तो हमने देखा ही नहीं। बाद में पता चलेगा लोगों को, जैसे कार्डानो के साथ पिछले साल हुआ, बहुत लोग नए एंटर हुए, मैटिक के साथ हुआ जबकि 4 साल पुराने कॉइन थे, तो वही लोगों को पता चलेगा अरे ये तो हाइड्रस 7 3 साल से मार्केट में है, हमें तो आज पता चल रहा है। तो एग्जैक्टली वही होता है, बड़ी कम्युनिटी राहुल, हम उस पर नजर रखेंगे और आपसे अपडेट लेते रहेंगे और समझते रहेंगे कि और इसमें कब क्या करना है कैसे, और इस पे एक स्पेशल अलग से भी सेगमेंट करते हैं किसी दिन, वो भी पेंडिंग है, तो उसको भी जरूर करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे लिए दर्शकों के साथ में जुड़े और सवालों के जवाब दिए और अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे राहुल जी जो बता रहे थे कि क्रिप्टो के बाजार में क्या हलचलें हैं और कहाँ मुनाफा कमाया जा सकता है। आज के शो को यहीं समेटते हैं। बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सवालों को पूछने के लिए, सारी चीजों के लिए। कल फिर आपके साथ में सुबह 10 बजे मुनाफे का सफर मार्केट लाइव शुरू करेंगे और उसके बाद चलेंगे क्रिप्टो के सफर पे 11:30 बजे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए। थैंक यू।